DILR यार, ये DILR इतना डिफिकल्ट क्यों है? In this case, it's grief because of DILR. Okay, so 5 stages of grief. Denial. Denial का मतलब क्या है? मना कर देना. Second thing, anger. Why does none of this make sense? ये आपके मुंह पे ऐसे जबानी आएगा ही आएगा. तीसरा स्टेज है बार्गेनिंग. फिर आप बार्गेनिंग चालू करते हो कि सर DILR हमसे तो नहीं हो पा रहा, सिर्फ DI पे फोकस कर ले चलेगा. चौथा स्टेज जो कि है डिप्रेशन. आई नो इट्स अ वेरी हैवी वर्ड कि यार आई एम नॉट फिट फॉर DILR. DILR मेरे लिए बना ही नहीं है. कि आप में से हर कोई ये पांचों स्टेजेस जाके फिर लास्ट तक आए. आई डोंट वांट दैट टू हैपन. एंड देन द लास्ट स्टेज इज एक्सेप्टेंस. डू यू गाइज ऑल्सो फील लाइक दिस? क्या आपको भी लगता है कि DILR यार, ये DILR इतना डिफिकल्ट क्यों है? क्या है इसमें ऐसा कि क्वांट भी एक बार के लिए सॉल्वेबल लगता है, VRC भी एक बार के लिए लगता है कि चलो कुछ हो जाएगा, ये DILR में कुछ निकल के क्यों नहीं आता? कोई मेरे को इसके क्लियर कट रिजल्ट्स क्यों नहीं दिखते? क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को अभी भी और पढ़ना है जबकि मैंने कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से कर रखे हैं? तो ये इश्यू या तो आपके साथ ऑलरेडी आ चुका है या आगे जाके डाउन द लाइन आएगा ही आएगा. ये सवाल आप डेफिनेटली पूछोगे ही पूछोगे. या तो आप वो सवाल मेरे को या गौरव सर को पूछोगे, या फिर आप खुद से ही पूछोगे कि यार ये क्या चीज बना रखी है, ये क्यों है, राइट? व्हाई इज दिस सो डैम डिफिकल्ट? आ जाइए डिस्कस करते हैं. तो मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ का. इन दिस केस इट्स ग्रीफ बिकॉज ऑफ DILR. ओके, सो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ क्या होता है? जिनको नहीं पता, यू कैन लर्न समथिंग न्यू एट द सेम टाइम रिलेटेड टू DILR ऑल्सो. तो पहला स्टेज होता है डिनायल. डिनायल का मतलब क्या है? मना कर देना. मतलब कि नहीं यार, इतना भी ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, होगा शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा बट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता. सो द फर्स्ट स्टेज of grief and DILR is not accepting the fact कि difficult है. Second thing, anger. फिर सेकेंड स्टेज पे आओगे जब आप क्वेश्चन करे जा रहे हो, प्रैक्टिस करे जा रहे हो, DPPs लगाए जा रहे हो, फिर भी आपको कोई आउटकम नहीं दिख रहा, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा. कहीं पे कोई आप वीकेंड टेस्ट दे देते हो, कोई भी आप टेस्ट दे देते हो, कहीं पर आप एक सेट देख लेते हो, वो आपसे सॉल्व ही नहीं हो पा रहा. यस, तब आता है आपको गुस्सा कि यार ये गंदी चीज है. हाँ, ये गंदी चीज है, या तो मेरे को ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा या फिर इसी में कुछ खोट है. यस, व्हाई डज नन ऑफ दिस मेक सेंस? ये आपके मुंह पे ऐसे जबानी आएगा ही आएगा. फिर तीसरा स्टेज है बार्गेनिंग. फिर आप बार्गेनिंग चालू करते हो कि सर DILR हमसे तो नहीं हो पा रहा, सिर्फ LR पे फोकस कर ले चलेगा, सिर्फ DI पे फोकस कर ले चलेगा. क्या आप मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, मैं सिर्फ वो करके जाता हूँ, शायद उसमें से कुछ आ जाए. कौन सा सेट करना चाहिए कि कैट में आएगा? ये होता है बार्गेनिंग वाला, है ना? यहाँ पे आप दे रहे हो कि कुछ ले दे के रफा दफा कर दो सर इस सेक्शन को. फिर आता है चौथा स्टेज जो कि है डिप्रेशन. आई नो इट्स अ वेरी हैवी वर्ड बट देन कुछ हल्का सा फील होता ही होता है कि यार आई एम नॉट फिट फॉर DILR. DILR मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे से ही नहीं हो रहा, बाकियों से हो रहा है. ये क्यों इतना डिफिकल्ट है? क्या चल रहा है इसमें? क्यों मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें? मैं इतनी बार एक ही लेक्चर देख चुका हूँ फिर भी नहीं समझ रहा मेरे को. एंड देन द लास्ट स्टेज इज एक्सेप्टेंस. लास्ट में जाके इतना सब कुछ भुगतने के बाद फिर आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ यार, शायद DILR डिफिकल्ट है. बट अगर मैं थोड़ा सा और पेशेंट हो जाऊं, अगर मैं थोड़ा सा और स्लोली, पेशेंटली, स्टेडीली, कंसिस्टेंटली अगर इस पे काम करूं, तो शायद यहां पे एक रे ऑफ होप है. यस, तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं ये चाहता हूं कि आप में से हर कोई ये पांचों स्टेजेस जाके फिर लास्ट तक आए. आई डोंट वांट दैट टू हैपन. क्यों? ना तो इतना टाइम है, और कई बार ये होता है कि लोग आखिरी वाले स्टेज तक पहुंच भी नहीं पाते, है ना? सेकेंड या थर्ड में ही गिव अप कर देते हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा बॉस. तो मेरा काम यही है कि आपको डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग और डिप्रेशन छोड़ के डायरेक्ट आपको एक्सेप्टेंस पे ले आऊं. यस, तो मैंने आपको अब एक्सेप्ट करवा लिया है कि है भाई DILR डिफिकल्ट. यस, इट इज डिफिकल्ट. जो भी आपको बोले कि डिफिकल्ट नहीं है,
वो या तो आपको दिलासा दिलाना चाहते हैं कि छोड़ो यार हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा, या फिर आपको गुमराह कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जब भी हम बोलते हैं कि नहीं यार इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, फॉर अ पर्सन हु बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है, या फॉर अ पर्सन जो कैट का कैलिबर जो होता है उस हिसाब से उतना डिफिकल्ट नहीं है ये सेट। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी ट्राई टू टेल यू व्हेन वी से कि नहीं यार इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले आप एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना। सबसे पहले ये वीडियो के कमेंट में आप नीचे लगा दीजिए DILR इज डिफिकल्ट, आई एक्सेप्ट। यस, ये एक्सेप्ट करना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर ये आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप अभी भी डिनायल वाले जोन में ही रहोगे। फिर आपको पता है कि आगे के 4 स्टेजेस बहुत ही ज्यादा अनोइंग होते हैं, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक भी होते हैं, है ना। तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब चलते हैं टू डिस्कस कि एक्चुअल में इश्यूज होती क्या है DILR में, क्यों है ये इतना डिफिकल्ट। यस, तो मैंने कुछ इश्यूज यहाँ पे लिख रखी है जो मेरे को जनरली स्टूडेंट्स के थ्रू आता है, या अगर मैं भी जब स्टूडेंट था तो मेरे को भी ये इश्यू आता था DINLR को लेकर। यस, तो इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। आप बताओ कि इनमें से आपका कौन सा इश्यू है, कौन से इश्यूज हैं, एंड यू कैन वॉच दैट पार्ट ऑफ इट एंड डू लेट मी नो इफ दिस हेल्प्स यू। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है अनेबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि सर बाकी सब ठीक है, कॉन्सेप्ट सबके आते हैं, लीनियर अरेंजमेंट में लेफ्ट क्या है राइट क्या है पता है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में भी मालूम है कि राउंड रॉबिन क्या होता है, लीग स्टेज क्या होता है, नॉकआउट क्या होता है, DI में भी परसेंटेजेस एवरेजेस सब आता है, बट ये साला क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ही नहीं समझ में आ रहा है। तो आओ उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर ये आपकी इश्यू है ना, इश्यू से तो आप रिलेट कर गए, मैं डायरेक्टली आपको सोल्यूशन देना चाहता हूँ यार। आई डोंट वांट टू ड्वेल टू मच ऑन द इश्यू, डायरेक्ट सोल्यूशन देता हूँ, छोटा रखेंगे वीडियो ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसके सोल्यूशंस मिल जाए। सबसे पहली बात है लैंग्वेज इज द की। जिन्हें भी लगता है कि DILR में तो लॉजिक ही जरूरी है, मैथ्स ही जरूरी है, भाई लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट बाकी चीजों से ज्यादा लैंग्वेज ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस ही नहीं समझ में आ रहा है, कंडीशंस ही नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर कैसे। यस, तो लैंग्वेज पे ध्यान दो, लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर लो टू वेरीड सेट लैंग्वेज, एंड इसका एक ही सोल्यूशन है बॉस, प्रैक्टिसिंग। लगातार प्रैक्टिस करते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग। जितना ज्यादा आप वैरायटी का सेट देखोगे उतना आपको ये यूज टू हो जाएगा। यस, कहीं पे अगर वो ओनली वर्ड यूज करते हैं, कहीं पे अगर वो नो, नन, नन ऑफ दीज, नॉट, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, वो आदत से आपको आएगा कि हाँ बॉस ये अब मेरे वोकैबुलरी में बात बैठ गई है, अब मेरे को ये समझ में आ गया कि इसका एक्चुअल में मतलब होता क्या है। ठीक है, तो पहला सोल्यूशन। सेकेंड, डोंट ट्राई टू डीकोड द एंटायर सेट एट वंस। बहुत लोग यही करते हैं कि जब पहली बार सेट को पूरा पढ़ते हैं उन्हें लगता है कि हाँ ये साथ ही साथ में हो जाएगा सॉल्व, है ना। सेट खोला, पहली लाइन पढ़ी, सॉल्व करना चालू कर लिया कि हाँ अच्छा ये ऐसा ही होगा। स्टॉप डिकोडिंग द एंटायर सेट एट वंस। कई बार सेट दिखने में बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा वर्डी लगते हैं, तो उसके कारण हमें लगता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक्चुअल में होता नहीं है। आपको करना क्या है, रीड इट पीस बाय पीस, बाइट साइज में देखो। आपने हमें भी देखा होगा, जब भी हम क्लास में कोई सेट सॉल्व करते हैं टुकड़ों में पढ़ते हैं, उसका क्या मतलब है अपने पेपर पे लिखते हैं, अपने मैं अपने बोर्ड पे लिखता हूं, बताता हूं कि ये आपको करना है आपके रफ पेपर में भी। यस, टुकड़ों में पढ़ो, बाइट साइज इंफॉर्मेशन लो, उसे नोट करो, और फिर वहां से आप देखो कि इसे कैसे मैं लिंक करूं। अगर आप चाहते हो कि सेट देख के सेट के थ्रू ही मैं सब कुछ लिंक कर लूं बिना अपना पेन पेपर उठाए, तो बॉस ये वैसा सेक्शन नहीं है। ठीक है, तीसरा एडवाइस, मेक अ हैबिट ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्ड्स टू कंस्ट्रेंट्स। कोई सेंटेंसेस होते हैं जो हमें वैसे तो दिखने में नॉर्मल ही लगते हैं, बट वो इनडायरेक्टली कंस्ट्रेंट्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आपको कंडीशन दिया हुआ या इंट्रो में ही ऐसा दिया हुआ है दैट देयर आर 5 पीपल हु गॉट इंटीजर रेटिंग्स। यस, 5 पीपल हु गॉट इंटीजर रेटिंग्स का मतलब क्या हुआ कि ये रेटिंग्स क्या है, इंटीजर हैं, मतलब ये डेसिमल में हो सकते हैं नहीं,
रेटिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, हाँ, जीरो भी हो सकती है, हाँ, ये सारे क्या हुए, कंस्ट्रेंट्स हुए। यहीं पे अगर मैं इंटीजर्स नहीं बोल के अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ऑल द 5 पीपल गॉट नेचुरल नंबर रेटिंग्स, तब क्या होगा, 1 से 5 होगा। नेगेटिव नहीं पॉसिबल है, नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो नहीं पॉसिबल है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन सो फोर्थ। यस, यहीं पे अगर बोल दे कि डिस्टिंक्ट रेटिंग्स हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि पांचों के अलग अलग रेटिंग्स है। तो हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, हर वर्ड जो आपको सेट में दिया होता है वो एक कंस्ट्रेन होता है, वो एक कंडीशन होता है, उसे आपको डिकोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसका पैरेलली नोट करो, क्योंकि आप एग्जाम में एक ही सेट नहीं सॉल्व करने वाले हो, है ना। आपके सामने 5 सेट आने वाले हैं या 4 आने वाले या 5 आने वाले, डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न। जो भी 4-5 सेट है, आप उनमें से कम 2 तो सॉल्व करने के इंटेंशन से पढ़ोगे और बाकी के 3 एटलीस्ट देखोगे, तो क्योंकि आपको कंपेयर करना है कि कौन सा सेट डुएबल लग रहा है। तो मतलब आपके दिमाग में आप 5 सेट का कंस्ट्रेंट्स चलेगा दिमाग में, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं यार, ये मैंने शायद कहीं पढ़ा था, वो अस्यूम करके आप कर देते हो। सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि जो भी आपको कंस्ट्रेंट नोट वर्दी लगे, फटाफट से उसे नोट करो। आपका काम ये नहीं है कि आपके दिमाग पे ज्यादा जोर डाले डीएलआर सेक्शन में, नहीं, जितना हो सकता है अपने हाथ पे ज्यादा स्ट्रेस डालो। दिमाग जब तक फ्री नहीं रहेगा तब तक वो क्रिएटिव तरीके नहीं ढूंढ पाएगा इस सेट को सॉल्व करने के, ठीक है, अप्रोच ही नहीं बैठ पाएगा। आखिरी, डोंट रीड फास्ट। ये सबसे खराब आदत है लोगों की कि भाई जल्दी करना है क्योंकि जल्दी के मार्क्स हैं। जल्दी के कोई मार्क्स नहीं है बॉस। कैट आपको जल्दी करने के कोई मार्क्स नहीं दे रहा, सही करने के ही मार्क्स देता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आधे घंटे में हम एक ही सेट डिस्कस कर पाए, भाई आधे घंटे में एक सेट डिस्कस कर पाए, बहुत बढ़िया। आपका फोकस वो आधे घंटे पे है, आपका फोकस ये नहीं है कि मैंने एक सेट सॉल्व किया है, सर ने एक सेट समझाया है और उस सेट के थ्रू मेरे को इतना नया नया अप्रोच सीखने को मिला। आपका ध्यान हमेशा जाता है कि यार आधा घंटा हो गया, आधा घंटा फिर सर एग्जाम में कैसे काम आएगा। हम्म, टाइम मत देखा करो भाई। अभी इस स्टेज पे भी अगर आप टाइम के पीछे पड़े रहे तो आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। जल्दी चलने के चक्कर में आप सीधा चलना ही नहीं सीखोगे तो क्या मतलब हुआ। दौड़ना है सर, दौड़ना, भाई पहले पांव टिका लो, चलना तो सीख लो, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो पहली प्रॉब्लम अपन ने कर ली भाई सॉल्व, ठीक है। ये एडवाइस है, ये सजेशन है मेरे, ये फॉलो करोगे क्लियरली आपको दिखेगा कि आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है। दूसरा, अनेबल टू अंडरस्टैंड अप्रोच। ये सबसे कॉमन आता है कि अनएबल टू अंडरस्टैंड द अप्रोच। यार अप्रोच समझ में नहीं आ रही सर, हमें कैसे पता कि आप इसी पर्टिकुलर सेट में ऐसा मेथड लगाते हो। सर आप कब टिक एंड क्रॉस मेथड लगाते हो, आप कब क्रॉस हैचिंग लगाते हो। सर हमें कैसे पता कब टेबल बनाना है, कब वेन डायग्राम बनाना है। यस, कब हमें ये अप्रोच लेना है, कब हमें ऑप्शन से सॉल्व करना है, हमें कैसे पता। हाउ डू वी लर्न द अप्रोच। यस, तो आ जाओ उस पर डिस्कस करते हैं। अप्रोच कोई ये ऐसी चीज नहीं है कि अप्रोच जो है आपको एकदम पैदा होते ही, है ना, भगवान दे के भेजते कि भाई ओके तुमसे जो है मैप्स एंड नेटवर्क्स वाला ये सेट, पजल्स वाला ये सेट का अप्रोच का वरदान दिया मैंने आपके, नहीं है भाई। स्किल है ना, सीखा जा सकता है। यस, टैलेंट नहीं है, स्किल है। थोड़ा सा एफर्ट्स डालोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा फोकस्ड प्रिपरेशन करोगे, आराम से सीखी जा सकती है अप्रोच। यस, तो अप्रोच सीखने के लिए क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि सेट किस टाइप का है। किस टाइप का है का मतलब क्या है, कौन से टॉपिक से पर्टेनिंग है। यस, फिर हमने ये भी बात करी, बहुत सारी कलाकारी मैंने भी आपको सिखाई है ना, कि कैसे क्वेश्चंस को क्या एनालिसिस करते हैं, हाइड एनालिसिस करते हैं और कैसे पता करते हैं कि किस तरीके का बे बनेगा नहीं बनेगा। यस, अपना हर सेट का अप्रोच, अपना पहला कदम हमेशा क्वेश्चन के डिपेंडिंग होता है, कि अगर क्वेश्चन कोई चीज नहीं मांग रहा है तो उसकी तरफ हम जाते ही नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन ये चीज मांग रहा है तभी तो हम उसे बनाते हैं, समझ रहे हो। स्टॉप लुकिंग फॉर अ ट्रिक। यार ये सबसे बुरी आदत है, बहुत लोगों में ये आदत है कि सर कोई जुगाड़ बता दो, सर कोई ट्रिक बता दो, कोई ऐसा बता दो जिसमें एकदम 2 मिनट में ये सेट सॉल्व हो जाए। भाई अगर कैट का सेट 2 मिनट में सॉल्व होने वाले होते तो वो आपको क्वांट की तरह 20 सेट नहीं दे देते।
20-22 क्वेश्चंस के बदले 4-5 सेट के बदले 20 सेट दे देते, अगर एक सेट 2 मिनट में खुल जाता तो ये ना ट्रिक के पीछे भागने के चक्कर में क्या हो जाता है, आप अप्रोच ही नहीं समझते हो। जब आधा घंटा कोई टीचर ले रहा है समझाने में, या कोई वीडियो सॉल्यूशन में आधा घंटे से बात करे जा रहे हैं, कोई अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा ये सेट, तो हमें क्या लगता है कि यार इसका कोई तो ट्रिक होगा। सर ऐसे ही कर रहे हैं कि पहला आधा घंटा है ये आपकी आम जिंदगी, ये आपकी बादाम जिंदगी। ये नहीं होता भाई। यस, दिस इज नॉट दैट। DILR में कोई ट्रिक्स, कोई शॉर्टकट्स, ये सब यूजलेस है, यूजलेस। ठीक है। इंस्टेड लर्न टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। हम हमेशा बात करते, कोई भी टेबल बनाते हैं उसमें देखते हैं कि कितने फैक्टर्स हैं, कितने रोज आएंगे, कितने कॉलम्स आएंगे, किस तरीके की वैल्यूज आएगी। यस, ये सारी चीजों पे फोकस करो रादर देन रनिंग बिहाइंड अ ट्रिक। कोई हेल्प नहीं करेगा ये आपको। एक ट्रिक अगर मैं आपको जबरदस्ती की बना के सिखा भी दूं, कोई गारंटी नहीं है कि वैसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये वैसा वाला सेक्शन नहीं है बाबू। यस, अगला, आस्क व्हाट इज बीइंग अरेंज्ड और असाइंड और कंपेयर्ड। यस, हमेशा पूछो। ये कहां पे मिलेगा हमें? क्वेश्चन के थ्रू। यस, क्वेश्चंस में क्लियरली दिया होता है कि अगर हमें किसी का कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है, यस, दैट वी वांट द एवरेज ऑफ समथिंग, तो अगर हमें पता है कि किसी चीज का एवरेज चाहिए, तो हम किसके पीछे भागेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स के पीछे भागेंगे और उसका सम के पीछे भागेंगे, टोटल वैल्यूज के पीछे भागेंगे। बस ये करना है आपको। ठीक है। हाइड एनालिसिस सबसे पावरफुल टूल है बॉस। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये फुल प्रूफ मेथड है टू आइडेंटिफाई के क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे गए हैं, क्या क्या पूछ रहे क्वेश्चंस में, एंड कैसी टेबल बनेगी। यस, अगर कंप्लीट टेबल बनेगी तब सर फोड़ो ना पूरा टेबल भरने की। अगर मालूम है कंप्लीट टेबल बननी ही नहीं है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सिटिंग एंड मेकिंग द एंटायर टेबल और ट्राइंग टू फोर्स आवरसेल्व्स इनटू मेकिंग द टेबल, जहां पे मालूम है नहीं बनेगी बॉस, क्योंकि कोई कंडीशन हमें क्वेश्चंस में दे रखा है, इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया है, मेन सेट में नहीं दिया है। ठीक है। ये हुआ अपना सोल्यूशन फॉर द सेकेंड प्रॉब्लम। आई होप दीज आर हेल्पिंग यू। ठीक है। तो अनेबल टू अंडरस्टैंड द अप्रोच, डनजो। अगला चलते हैं, अनेबल टू सॉल्व इन टाइम, टू अर्ली फॉर इट, टू अर्ली। अगर आप 6 महीने से कम, 6 महीने से कम टाइम दिए हो DILR को, तो इट इज टू अर्ली टू वरी अबाउट टाइम। जैसे मैंने बोला, टाइम अभी किस चीज का है? पांव जमीन पे रखने का है ना, फर्मली स्टिक करना है पांव को जमीन पे। यस, आपके पांव ही नहीं पड़ रहे, है ना, आप ऐसे लड़खड़ा रहे हो, पर आपको भागना है तेज, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं जाके सर फटेगा, दांत टूटेगा। यस, और ये उम्र में दांत वापस भी नहीं आएगा। तो अनएबल टू सॉल्व इन टाइम। एक्यूरेसी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, टाइम नहीं। ये अभी नहीं, कभी भी मैं बोलूंगा, कैट के एक दिन पहले भी मैं बोलूंगा कि अगर कोई चीज सही कर पा रहे हो, बट आप बहुत ज्यादा उसको टाइम को लेके फिर उसका वहां पर हिंडर हो जाता है, एक्यूरेसी पे आप आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? मार्क्स आपको इस चीज के नहीं दे रहे हैं कि चलो यार आंसर सी था बट इन्होंने बी दिया है, बट देखो 3 मिनट में कर दिया इन्होंने पूरा सेट, तो यार उसके आधे मार्क तो होने चाहिए। कैट करेगा कभी ऐसा? यस। तो अगर सही ही नहीं कर पा रहे हो, जल्दी करके कोई फायदा नहीं है। स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। यस, वन ऑफ द coolest, one of the classiest quote that I can say for DLR, fits perfectly fine। जहां पे आप जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कोई कंडीशन स्किप कर जा रहे हो, यस, किसी को कुछ और ही समझ रहे हो, कंडीशन को कुछ अलग ही समझ के कर रहे हो, क्योंकि जल्दी में ना, जल्दी में अपना दिमाग इतना फास्ट प्रोसेस नहीं कर पाता इंफॉर्मेशन को, तो उसको जो मालूम है वो समझ के अस्यूम करके चल लेता है, फिर पता चला कि बे पूरी गलत बनी, टेबल पूरा गलत बना। सो स्लो इज स्मूथ, और जितना स्मूथ जाओगे उतना जल्दी कर पाओगे। जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या होगा? गंदा बनेगा आपका टेबल। फिर एक बार के लिए चलो बन भी गया टेबल, कोई क्वेश्चन में पूछेगा कि इस सेल का वैल्यू क्या, आप देखोगे कि यार ये मैं डॉक्टर कब बन गया, ये मैंने क्या लिख के रखा है। यस। नेक्स्ट, break down the conditions into direct relevant conditions, direct less relevant conditions and indirect conditions। कंडीशंस और क्लूज को अगर आप समझ लो कि कौन से कंडीशन से चालू करना चाहिए, आधा टाइम तो आपको वहीं पे बच जाएगा ना। अगर आप सही कंडीशन से चालू करते हो तो नंबर ऑफ केसेस कम होंगे, नंबर ऑफ केसेस कम होगा तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ी रहेगी और आपका टाइम भी कम जाएगा। विथ हाइड एनालिसिस अंडरस्टैंड द बे टाइप।
हाइड एनालिसिस करो, बे टाइप समझो कि परफेक्ट बे बनेगी, इनकम्प्लीट बे बनेगी या मल्टीपल केसेस बनेंगे। यस, अगर पहले से मालूम है कि मल्टीपल केसेस बनेंगे तो आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड रहोगे। यस, आपका आपका टाइम भी बचेगा, मे बी आप वो सेट शायद सेलेक्ट करोगे नहीं करोगे वो सेकेंडरी है, बट दिमाग में बैठ गया हाँ मल्टीपल केसेस आएंगे बॉस। जब पता चल गया मल्टीपल केसेस आएंगे तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहते हो। यस, ये हो गया अपना तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व बॉस, अनेबल टू सॉल्व इन टाइम। अगला चलते हैं, अनेबल टू मेंटेन एक्यूरेसी। सर एक्यूरेसी एक्यूरेसी कर रहे हैं, एक्यूरेसी में ही दिक्कत आ रही है, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पा रही है। कई बार सेट खुल जाता है, क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। हाँ, सेट सही से बन गया सर, बे एकदम सही से बन गई, मैच हो रही है आपके बे से, पर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। क्यों? अगेन से जल्दबाजी, है ना। हमें लगता है कि टेबल बनाने के, बे बनाने के मार्क्स दे रहे हैं हमें, क्वेश्चन तो ऐसे ही बस रैंडमली दे दिया, बे बनाने के मार्क्स मिल रहे हैं हमें। यू डोंट गेट मार्क्स फॉर क्रिएटिंग द परफेक्ट बे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। बे बनाने के कोई मार्क्स नहीं है, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो मार्क्स कहां से आ रहे हैं? क्वेश्चन से ही आ रहे हैं। आप बे बनाते वक्त तो एकदम ज़ेन मोड में एकदम करके पूरी बे बना देते हो, क्वेश्चन करते वक्त क्यों जल्दबाजी करते हो कि आधा आधा क्वेश्चन पढ़ा, हाँ हाँ ये ट्रू बोल रहा है, ट्रू ट्रू ढूंढो। नॉट ट्रू बोला होगा, आपका दिमाग सिर्फ ट्रू देखेगा और आप ट्रू सेलेक्ट करके आ जाओगे, क्या होगा? 3 मार्क जो मिलने थे वो तो गए गए, -1 का और थप्पड़ लग गया ऊपर अपने। यस, डोंट रश व्हेन आंसरिंग द क्वेश्चंस, बी वेरी वेरी काम। यस, आपका वो मार्क्स वहीं से मिल रहा है ना, आपका अन्नदाता, आपका मार्क्स दाता वो क्वेश्चंस ही है। वहां पे अगर जल्दबाजी करेंगे, क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ा, ऑप्शंस को बराबर से नहीं देखा, जो पहला ऑप्शन लगा सही मैच हो रहा है फटाफट से जाके सेलेक्ट करके आ गए। यस, डोंट डू दैट। अगला, एनालाइज द ऑप्शंस बिफोर सेलेक्टिंग। यस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस ही हैं यार, कोई 50-60 ऑप्शंस होते तो चलो सर इतना कब देखेंगे, 4 ही ऑप्शन से एक झलक मार लो, पता चल जाएगा। यस, इधर से आपको समझ में आ जाएगा कि कोई रेड फ्लैग ऑप्शंस है नहीं है। अगर रेड फ्लैग ऑप्शंस है तो यू हैव टू बी केयरफुल। ईदर और वाले ऑप्शंस हो गए, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड वाले ऑप्शंस हो गए, मोर देन वन ऑफ द अबव वाले ऑप्शंस हो गए, नन ऑफ द अबव वाले ऑप्शंस हो गए, बी केयरफुल अराउंड दोस। यस, ऑटोमेटिकली आपका स्पाइडी सेंस आपको एक्टिवेट कर देना है वहां पर कि यार नहीं ये लाल झंडा दिख रहा है, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अराउंड दिस क्वेश्चन। अगला, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इज ऑलवेज बेटर देन सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शंस। जितना हो सकता है 4 में से 3 को अगर आप उड़ाओगे तो एक सही आंसर आपके सामने दिखेगा ही दिखेगा, पर अगर आप 4 में से एक ढूंढने जाओगे बहुत मुश्किल है। यस, और अपना ह्यूमन नेचर भी ऐसा ही है ना, कोई चीज, किसी चीज में अगर गलती ढूंढनी है, किसी चीज में अगर खोट ढूंढनी है तो ऐसे पकड़ी जा सकती है। यस, क्योंकि आप स्पेसिफिकली खोट को ढूंढ रहे हो, बट अगर किसी में अच्छाई ढूंढने जाते हो तो बहुत टाइम लग जाता है कि नहीं यार ये तो मैं भी करता, अरे ये तो कोई भी कर लेता। यस, सेम लॉजिक यहाँ पर। 4 ऑप्शंस है, रीजंस ढूंढो क्यों वो गलत है ऑप्शन, फटाफट से मिल जाएगा, एलिमिनेट करो, आगे बढ़ो। स्पेसिफिकली जो इनडेफिनेट वाले क्वेश्चंस होते हैं जहां पे सारे ऑप्शन जो है बहुत करीब करीब वाले दिखते हैं, एलिमिनेशन पे फोकस करो, ठीक है। लास्ट, बिफोर सेलेक्टिंग द आंसर, बहुत बार ये होता है कि आपके पेपर में आपने ऑप्शन बी वाला नंबर रखा है, ठीक है, लेट्स से ऑप्शन बी वाज 96, वो आपने लिख रखा है 96 लिख रखा है, बट आप जल्दबाजी में क्या करते हो कि हाँ 699 669 96 97 जो भी सामने दिखा सेलेक्ट कर लिया। यस, सेलेक्ट करने के पहले एक लंबी सांस लो, पॉज करो, चेक करो कि आपने सही सेलेक्ट किया है नहीं किया है, 1 सेकेंड लगेगा आपको। स्क्रीन पे ऑप्शन बी 96, पेपर में 96, हाँ 96 96, फिटूस फिटूस, अब मैं सबमिट करूं। यस, अब मैं गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन करूं। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आज ही से। सर ये सारी चीजें तब देखेंगे ना, नवंबर आखिरी में देखेंगे ना, रे अभी से आदत डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये रहा अपना चौथा प्रॉब्लम सॉल्व। अब चलेंगे आखिरी प्रॉब्लम, अनेबल टू स्टे काम। यस, कि सर वो जिटरी हो जाता है ना, एकदम पैनिक, एकदम एंग्शियस हो जाते हैं कि अरे इतना ही टाइम बाकी है, क्या करूंगा मैं, इतना नाखून छोड़ो उंगलियां आदि खा जाते हैं हम, पाँव के नाखून लेके खाने लग जाते हैं, इतना पैनिक होता है। होगा, होगा। ये क्यों होता है? लैक ऑफ एक्सपीरियंस। आप खुद को इतना एक्सपीरियंस्ड बनाओ कि जब आप कैट में जाओ वो आपको जस्ट अनदर डे जैसा लगे, जस्ट अनदर मॉक एग्जाम जैसा लगे। इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि इतना खुद को यूज टू कर लो, आदत डालो कि यार ये हाँ ठीक है बस, हाँ 4 सेट है, 5 सेट है, 40 मिनट है, जो भी है, वैसा जिस दिन फील होगा ना, आप जिटर ही नहीं फील होगा।
जिस दिन आपको ये सारे स्ट्रेस आ जाएगा कि नहीं यार मेरा पूरा करियर इस पे डिपेंड कर रहा है, मेरा एक पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, अरे मैंने तो वो वाला टॉपिक देखा ही नहीं था, वो लास्ट मिनट में किसी इन्फ्लुएंसर ने वो वीडियो डाल दी थी कि भाई जो कन्वीनर हैं वो रोज सुबह उठ के पोहा खाते हैं, तो पोहा तो भाई भोपाल में अच्छा मिलता है, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। ये सारी चीजें करोगे तो फिर जिटरी फील होगा, एंग्शियस फील होगा। सिंपल चीज करनी है, प्रैक्टिस करो। यस, इसको तभी खोलो जब कोई अच्छी चीज बोली जा रही। बाकी जो भी अनाप शनाप चल रहा है आपके आजू बाजू, उसके अवॉइड करो। यस, क्लोज योर ईयर्स व्हेन इंफॉर्मेशन दैट्स नॉट पर्टेनिंग टू यू कम्स आउट। ठीक है, अपना कीप योर हेड डाउन, प्रिपेयर फॉर दैट एंटायर ईयर, प्रिपेयर फॉर दैट एंटायर ईयर विथ प्रॉपर कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो काम रहने के लिए आपको क्या करना है? ईगो ये सबसे बड़ा दुश्मन है DILR में। 5 सेट है, हमने पहला सेट उठाया, अब ये हमसे नहीं हो पाया। हम क्या करेंगे? ऐसे कैसे भाई, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तेरे को नहीं मालूम मेरा क्या। भाई ये सेट को सॉल्व करने से ही आपका कुछ वो बदल रहा है क्या? नहीं ना, बाकी के सेट है उस पे ध्यान दो। यस, ये प्रैक्टिस में भी होता है। कोई एक सेट मिलता है आपको, उसको लेके बैठ जाते हैं। अब वैसे तो दिन में होता है 1 घंटा या 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा, अब वो 1 घंटा आप उसी सेट को लेके बैठे, आखिरी तक वो सेट सॉल्व हुआ नहीं, तो क्या करोगे आप? यार छोड़ो यार, ये तो हमसे होता ही नहीं है, ये मेरे लिए है ही नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। नहीं, ये नहीं हुआ क्या? चलो ठीक है, मार्क करके रख लिया, मार्क करके रख लिया, नॉट हैपनिंग, नॉट एन क्रॉस, कुछ नोट करके रख लिया सेट का नंबर, फिर बाकी का करो। ये नहीं हुआ, इसको एक को पकड़ के बैठोगे तो कब तक चलेगा? ईगो बीच में नहीं लाना है, प्राइड को बीच में नहीं लाना है ना। अगला, ट्रीट ईच सेट एज इंडिपेंडेंट। हर सेट, पहला सेट दूसरे सेट से अलग है। आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, DPP भी लगा रहे हो, पहला सेट दूसरे सेट से अलग है, इसमें अलग टाइप के कंस्ट्रेंट्स हैं, इसमें अलग टाइप का इंफॉर्मेशन है, इसमें अलग चीज टेस्ट हो रही है। बट पास्ट मिस्टेक से सीखना है, ये बहुत जरूरी है। यस, कि ऐसा नहीं है कि मेमोरी एकदम वाइप आउट कर ली है ना, एक फोटो खींचा, छाती पे टैटू बना लिया, एक फोटो खींचा और फिर भूल गए उस बात को कि नहीं नहीं गलती हुई है, गलती याद रखो ताकि वो दोहराओ नहीं। यस, मेक मिस्टेक्स, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, बट फिर मजा क्या है एक ही मिस्टेक बार बार करने में, है ना? टू हैव दैट फन, वेराइटी ऑफ मिस्टेक्स करो, गलती अलग अलग टाइप की करो, तब मजा आएगा आपको। ठीक है, बट प्लीज लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक। यस, नेक्स्ट, अवॉइड बर्नआउट। सबसे कॉमन मिस्टेक ये है, लोग क्या करते हैं, पहला हफ्ता कैट करेंगे भाई, इस साल फोड़ेंगे, मजा आ जाएगा, कैट 26 इज माई ईयर, दिन का 8 घंटा बैठ गए। कोई सैटरडे संडे मिला, 8 घंटा लेके बैठ गए। 8 घंटा ठीक है, 2 दिन 8 घंटा ठीक है, 3 दिन, चौथे दिन में क्या होगा? वो 8 ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा, 5वें दिन में वो 2 हो जाएगा, छठे दिन में वो 1 हो जाएगा, 7वें दिन तक आते आते वो बचेगा ही नहीं मोटिवेशन, कि सर अब मजा नहीं आ रहा, अब वो बात नहीं है DILR में, अब वो कैट में वो मन नहीं लग रहा सर, अब शायद कुछ और कर लेंगे लाइफ में, खेती बाड़ी कर लेंगे सर, अब नहीं हो पा रहा हमसे। यस, द प्रॉब्लम इज वी रन बिहाइंड मोटिवेशन, कि आज मोटिवेशन आया, कंसिस्टेंसी जरूरी है। भले ही आप दिन का 1 ही घंटा करो, भले ही आप दिन का 2 ही घंटा करो, पर वो 2 घंटा लगातार करो। यस, एवरी सिंगल डे वो 2 घंटा दो, दैट इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ लर्निंग than giving one particular day 8 hours and then the next day you don't sit on the study table at all. अगले दिन आप लेके बैठो तो यार बोर मार रहा है, क्यों? बर्नआउट हो गया, अपना दिमाग इतना ही लोड ले सकता है बस। ठीक है, इसीलिए हमारी क्लासेस भी 2-2 घंटे की होती है, वरना तो हम भी 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 9 घंटा पढ़ाया हूं मैं, 9 घंटे की क्लास करते दिन का, पर वो उससे कोई फायदा है? बर्नआउट अवॉइड करना आपको जितना हो सके। यस, सांस लो, जब भी लगे कि थोड़ा सा एंजाइटी बढ़ रही है, टेक डीप ब्रेथ्स, थोड़ा सा ब्रीदिंग करो, चलेगा वहां पे 30 सेकेंड, 1 मिनट भी अगर आप स्पेंड कर रहे हो वो चीज करने में, चलेगा, क्योंकि ये 1 मिनट आपको फ्यूल देगा टू रन फॉर अनदर आवर। यस, पानी पियो और फिर दोबारा बैठो,
बैठो जरूर, बट ऐसा नहीं है कि चलो एक बार उठे, एक हल्का सा वॉक करके आए, सांस ले ली, पानी पी लिया, चाय वाय पी ली, थोड़ी सी बिस्कुट विस्कुट खा लिए, अब फिर अब मन नहीं कर रहा, अब नहीं बैठेंगे ना, ये काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमने पांचों के पांचों प्रॉब्लम्स इश्यूज जो DILR के साथ है सारे निपटा दिए। अब आप बताओ इनके अलावा, ये 5 इश्यूज के अलावा और इनमें जो मैंने आपको सजेशंस दिए, ये यूज करके फिर बताना कोई छठा अगर प्रॉब्लम है, कोई और भी अगर इश्यूज आ रहे हैं DILR में, तो कमेंट में बताओ एंड आई विल मेक श्योर कि या तो मैं उसे रिस्पॉन्ड करूं या फिर उसका रिस्पॉन्स में एक वीडियो के थ्रू ही दे दूं, जैसे ये मैंने करा है। ठीक है, डन। तो इसके साथ अपना सेशन खत्म है, ये वीडियो खत्म है। दीज आर द टेलीग्राम ग्रुप्स, दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप फॉर PWMBA वाला, और ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। ऑल अपकमिंग क्लासेस, उनके नोट्स, उनके नोटिफिकेशंस, कोई भी आपके डाउट्स क्वेरीज हैं, ये सब आपको यहीं पर मिल जाएगा। ओके, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आई होप ये आपको डरा नहीं रहा है, बट आई ऑल्सो होप कि आप रियलिटी फेस करें और ये समझ लें, एक्सेप्ट कर लें कि DILR इज डिफिकल्ट। आई एक्सेप्ट इट। अब उसका करना क्या है, क्योंकि वो तो देना ही है, वो सेक्शन है ही है, सेक्शनल कट ऑफ है ही है, तो करना तो है प्रिपेयर, सही तरीके से करो। ठीक है, सो आई होप दिस हेल्प्स यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट यार, चीयर्स।